Hello guys, I am Sanjana and today I am presenting olecranon bursitis। ये हमारे एल्बो की क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा बरसा होता है, जो हमारा ओलेक्रानियल प्रोसेस है, जो अल्ना बोन का एक पार्ट है, उसी के बिल्कुल पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमारा टिप पे एक बरसा होता है जो ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है उसके, तो उसको हम ओलेक्रानियल बर्साइटिस बोल देते हैं। ठीक है, अब इस बरसा का काम क्या होता है, ये एक सॉफ्ट स्लिपरी टिश्यू होता है, ठीक है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब भी हम अल्ना पे मूवमेंट करते हैं कोई भी, ठीक है, एल्बो पे कोई मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बोन है और जो मसल्स है उसके अंदर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उन सबको रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी, olecranon bursitis is the condition in which there is an inflammation of the bursa overlying the olecranon process at the proximal aspect of the ulna। ठीक है, अब इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट एल्बो की, जैसे स्टूडेंट्स में कॉमनली देखने को मिलता है ये, क्योंकि इनका जो मतलब जो मोस्टली वर्क है जो स्टूडेंट का वो डेस्क पे होता है, तो उनका जो रबिंग मूवमेंट होता रहता है, बार बार फ्रिक्शन आती रहती है एल्बो पे, तो उस वजह से इसको हम स्टूडेंट एल्बो बोल देते हैं। बेकर्स एल्बो बोलते हैं क्योंकि जो बेकर्स होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, उनकी एल्बो पे रिपीटिव मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम इसको बेकर्स एल्बो बोल देते हैं। और माइनर्स एल्बो जैसे जो माइन में काम करते हैं, जो डिगिंग वगैरह करते हैं, जो भी लेबर होते हैं, उनमें भी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसका माइनर्स एल्बो बोल देते हैं। और पोपाय एल्बो इसलिए बोल देते हैं, जो हमारा एक कार्टून कैरेक्टर जो दिख रहा है, पोपाय द सेलर मैन, ठीक है, इसकी भी एल्बो जो होती है पोस्टीरियर, ये थोड़ी सी प्रोट्रूड दिखती है हमें, और जो कि हमें ओलेक्रानियल बर्साइटिस में सेम फीचर देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम पोपाय एल्बो भी रखा हुआ है। ड्राफ्टमैन एल्बो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो ड्राफ्टमैन वगैरह होते हैं, जो उनका काम होता है, उनका भी ज़्यादातर लिखने उखने का होता है, तो उनका भी जो डेस्क पे हाथ लगता रहता है, तो उसकी वजह से और रबिंग वगैरह ज़्यादा होती है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, एल्बो पे, इस वजह से। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, एक तो सेप्टिक कोज, मतलब कोई पायोजेनिक इन्फेक्शन हो गया, फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है। नॉन सेप्टिक में हमारी इंजरीज़ आ जाती है, जैसे एक्यूट इंजरी हो गया, कोई भी कोई फॉल हुआ है, ठीक है, जैसे कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है। क्रॉनिक इंजरी में कोई रिपीटेटिव रबिंग मूवमेंट हो गए, जैसे ये स्टूडेंट वगैरह का लगा लो, ठीक है। और इन्फ्लामेशन हुई हो, इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे गाउट हो गया, शूडो गाउट हो गया, यूरेमिया हो गया, ठीक है। अब गाउट में क्या होता है कि सोडियम यूरेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, शूडो गाउट में क्या होता है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। यूरेमिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाना ब्लड के अंदर यूरिया का। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया तब भी हो जाता है ये, ठीक है। और पिगमेंटेड बाइलोनोडुलर साइनोवाइटिस, ये क्या होता है, हमारा बेनिगन टाइप का ट्यूमर होता है, जो कि हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ से अराइज होता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें बिल्कुल पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, ठीक है, प्रॉक्सिमल पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, ठीक है। तो ये गूज एग लाइक अपीयरेंस दिखेगा हमें, जैसा कि ये है, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है ये, ठीक है। टेंडरनेस भी फील होएगी हमें, और एरिया जो वहाँ का बिल्कुल वार्म है, रेड होएगा, ठीक है। अगर कोई इंजरी हुई हो तो हमें अब्रेजन कंट्यूजन वगैरह देखने को मिलेगा, और अगर सेप्टिक कोजेज़ थे तो फिर हमें फीवर भी मिलेगा साथ में। और हमें देखेंगे कि जो एल्बो की जो एंड फ्लेक्शन रेंज है उसमें पेन मिलेगा पेशेंट को, ठीक है, वो पूरी नहीं होगी पेन की वजह से। और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है तो फिर हमें उसके अंदर रूमेटॉइड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो माइक्रोस्कोपी और कल्चर करवा के देख सकते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये सेप्टिक है या फिर नॉन सेप्टिक बर्साइटिस है। एक्सरे हम मोस्टली फ्रैक्चर और डिसलोकेशन को देखने चेक करने के लिए करवाते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में हमें जो फ्लूइड कलेक्शन होगा वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और एमआरआई हम करवाएंगे कोई भी सिस्टमिक डिसीज़ को रूल आउट करने के लिए। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे उसकी, कोई फॉल की हिस्ट्री या फिर कोई फीवर की हिस्ट्री हो उसकी, वो ऑक्यूपेशन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का, उससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट ले लेंगे कोई भी अगर सिस्टमिक डिसीज़ की, जैसे गॉट की,
RA की, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट वगैरह है, सीरम यूरिक एसिड वगैरह। एल्बो की रेंज देखेंगे लिमिटेड है या नहीं, पेनफुल है या नहीं है। पाल्पेशन देखेंगे हम, पाल्पेशन में हमें स्वेलिंग, टेंडरनेस और बोन कंट्योर देखना है। टेम्परेचर चेक करना है हमें एल्बो का, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है, RA भी हो सकता है, एल्बो फोरम ओवर यूज इंजरी भी हो सकती है, यूरिक गाउट हो सकता है, शूडो गाउट हो सकता है, यूरेमिया भी हो सकता है, और पिगमेंटेड वाइलोनोडुलर साइनोवाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले हम एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे पेशेंट को, ठीक है, जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ठीक है। एंटीबायोटिक में हम क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और बाकी जो भी हमारा जो भी आता है बैक्टीरिया के उस पर। और एनाल्जेसिक में हम डाइक्लोफेनेक दे देंगे, ठीक है। अब और कई सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे बर्सल एस्पिरेशन करवाते हैं हम इस पर, ठीक है। जो भी बर्सल एस्पिरेशन मतलब जो भी बर्सा के अंदर जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है उसको हम रिमूव करवा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉज नीडल, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगा देते हैं एस्पिरेशन के बाद में, मेनली हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राई गॉज ड्रेसिंग करवा देते हैं और टेंसर बैंडेज और एल्बो ब्रेसिस वगैरह हम दे देते हैं पेशेंट को ताकि स्वेलिंग और ना बढ़े, ठीक है। और एक मेथड है हमारा कि टेम्परेरी 3 days ऑफ यूज़ ऑफ परक्यूटेनियस इंट्राबर्सल ड्रेनेज कैथेटर, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल वीडियो असिस्टेड कैथेटर होता है। हम मतलब देख सकते हैं इसे वीडियो में, मतलब कि अंदर फ्लूइड बचा हुआ भी या नहीं बचा हुआ, कितना है, ठीक है। और ब्लड पैच इंजेक्शन दे सकते हैं ताकि उस एरिया की हीलिंग जल्दी से हो सके। नॉर्मल साइड से हम ब्लड लेंगे और अफेक्टेड साइड में ब्लड को इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि वहाँ की जो स्वेलिंग है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और हीलिंग हो जाए जल्दी से, ठीक है। सर्जिकल मेथड में हम सर्जरी तभी करेंगे जब भी हमारा कंजर्वेटिवली हम इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसके बाद हम सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी में हम बर्सेक्टमी मतलब, ठीक है, कि बर्सेक्टमी में क्या करेंगे, पूरा का पूरा बर्सा ही हम एक्ससीजन कर देंगे। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में जाएंगे। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट सबसे पहले हम पेशेंट को अर्गोनॉमिक एडवाइस देंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि अपने एल्बो पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर पुट नहीं करना है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए उस पर, ठीक है। एल्बो की कोई भी रिपीटेटिव मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और एल्बो रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे जितनी हो रही है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाएंगे, जितनी जा रही है रेंज उतनी करनी है, ठीक है। टेपिंग करवाएंगे हम ताकि इंजरी ना हो। स्ट्रेचिंग करवा देंगे जब हमारा जो स्वेलिंग है सबसाइड हो जाए, और हम जॉइंट मोबिलाइजेशन भी तब करवाएंगे जब हमारा जो जॉइंट है बिल्कुल उसकी जो स्वेलिंग है बिल्कुल ही कम हो जाए, ठीक है। एलिवेशन में रखेंगे लिम्ब को। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम आइसिंग देंगे सबसे पहले, ठीक है, ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। अल्ट्रासाउंड थेरेपी हम हीलिंग के लिए और स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए, दोनों के लिए दे सकते हैं। अगर पेशेंट की क्रॉनिक फेज़ है तो उसके बाद हम पल्स मोड देंगे, ठीक है। और अगर अक्यूट है तो हम कंटिन्यूस मोड देंगे उसको, ठीक है। इंटेंसिटी इतनी रखेंगे और फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ तक रखेंगे क्योंकि डीप जाएगी ये, ठीक है। और टेंस देंगे हम, टेंस पेन के लिए, और ड्राई नीडलिंग। थैंक यू।